रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हमें हुनरबाज खुद ही बना लो सीढ़ी। चलिए देखते हैं ये समय पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के, हुनर की हिना का रंग ताउम्र फीका नहीं पड़ता, और आप सब में तो हुनर है। कर ले तू आगाज, हुनरबाज हुनरबाज। कहते सुनते बातों बातों में हुनर आ जाएगा। आप भी अपना मनपसंद मैदान यानी फील्ड चुनिए। हुनरबाज स्किल टू विन, पावर्ड बाय BGE&T, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC। सिद्धार्थ जी, मैं एक बात सोच रही थी कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बुलंदियां छू रहा है। मसलन हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया मार्स मिशन मंगलयान, पर जहां एक तरफ भारत आसमान से भी ऊंची उड़ानें भर रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारा वर्किंग पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जमीन को भी सींच रहा है। मेरा मतलब ये कि भारत आज भी एक अग्रेरियन इकोनॉमी है। हाँ बिल्कुल रेणुका जी, 3 में से तो 2 लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, लेकिन अगर हमें इस देश का विकास करना है तो कृषि के साथ हाथ मिला के प्रोडक्शन और आफ्टर सेल सर्विसेज की तरफ लोगों का रुख करना होगा। हाँ बट रेणुका जी, कृषि पर आधारित पर उद्योग तो हैं ही। हाँ है ना, जैसे कि जैम बनाना, अचार, बैम्बू की चटाइयाँ, मुर्गी या बतख पालना, ये सब तो हैं ही, पर नए अवसर भी तो इन्हें मिलने चाहिए। ये भी सही बात है। अब युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। मसलन मोबाइल फोन रिपेयरिंग या वाटर पंप ठीक कराना, केबल टीवी या डिश टीवी लगाना, ये भी तो हुनर है जो शहर के साथ साथ गांव में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, या फिर रूरल BPOs ही ले लीजिए। गुड आइडिया। गांव में स्थानिक रोजगार भी और एक अच्छी जिंदगी भी। तो इसका मतलब है कि रोजगार के अवसर सिर्फ खेती में ही नहीं मिलते हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द भी तैयार हो सकते हैं। साल 1969। आजादी के 2 दशक बाद इंडिया के बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को हुनरमंद करने की जरूरत, और सबसे बढ़कर इंडिया को विकसित करने का दबाव। कितने ही सवाल थे, और सवालों का समाधान दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। 11,900 संस्थान, 133 ट्रेड्स के कोर्सेज, लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत गौरवान्वित भविष्य का निर्माण करे, ताकि सबका साथ, सबका विकास संभव हो। ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी क्रेन को कैसे किया जाता है ऑपरेट? कैसे बनता है एक पुल जो रोज हजारों टन वजन ढोकर भी टस से मस नहीं होता? समंदर की लहरों पर विजय पाकर कैसे बना बांद्रा वर्ली सी लिंक? जानेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के श्री अजीत गुलाबचंद से हुनर की बात में। ये जो बनाने के लिए जो एक्सपीरियंस भी चाहिए और एक जो टेक्नोलॉजी है वो मशीन के बगैर नहीं होती। तो ATI कोलकाता के हुनरबाज खेलेंगे हुनर की बाजी। सीलिंग्स, हाईवेज, मेट्रो की तेज रफ्तार, बुलेट ट्रेन के आगे आने वाले सालों में सुपर। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट की लहर छा रही है, और इसके लिए जरूरी होंगे ट्रेन्ड हाथ। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ इंजीनियर से बात नहीं बनेगी, बल्कि वी वुड नीड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैब्रिकेटर्स, वेल्डर्स और बस प्रिंसी। बस नहीं सनी, मेट्रो का जमाना आ रहा है, या इनफैक्ट आ चुका है। हाँ प्रिंसी, सच में तुम सही कह रही हो। तो आज हम बात करेंगे 2 ऐसे सेक्टर्स की जो आने वाले टाइम में हमारे देश को एक नई पहचान देंगे। यस, फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। एग्जैक्टली।
वो आपका सपनों का छोटा सा घर हो या आलीशान बंगला या फिर गगनचुंबी इमारत, औद्योगिक पार्क, फैक्ट्री, ट्रीज या बड़े प्लांट, कॉर्पोरेट ऑफिस हो या मॉल्स, शोरूम्स हो या होटल्स जैसी कमर्शियल जगह, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर प्लांट, रेलवेज, पोर्ट्स, रास्ते या एयरपोर्ट्स, ये सारे उदाहरण हैं भारत के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र कंस्ट्रक्शन सेक्टर के। रोजगार की संभावनाएं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हाउसिंग की बहुत ज़रूरत है, फ्रेट कॉरिडोर हैं, मेट्रोज हैं और जो है 100 स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहे हैं। तो इसे देखते हुए भविष्य में काफ़ी रोजगार की संभावनाएं हैं। कृषि के बाद आज कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का नंबर आता है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो रहे निवेश का एक बड़ा हिस्सा आज कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है। गांव-गांव को जोड़ती सड़कें, बड़े शहरों में खड़े होते फ्लाईओवर्स और मेट्रो रेल का जाल रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहा है। भवन निर्माण का काम हो या फिर कोई फ्लाईओवर बनाना, सीमेंट, कंक्रीट, प्लास्टर तथा चूना, लोहा, स्टील, संगमरमर तथा अन्य तरह के पत्थर, सिरेमिक तथा मिट्टी के उत्पाद, कांच, रबड़ और प्लास्टिक उत्पादन क्षेत्र में लगते रहते हैं। तेजी से बढ़ती कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब है कई और उद्योगों में भी तेजी आना, जिसमें प्रमुख है फैब्रिकेशन इंडस्ट्री। फैब्रिकेशन एक ऐसा सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर जिसकी मांग बहुत ज्यादा है और जिसमें मेजर काम होता है वेल्डर्स का और शीट मेटल वर्किंग एक्सेट्रा। भारत में फैली फैब्रिकेशन इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री असंगठित क्षेत्र में आती है। फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के रेलवे तथा शिप कंटेनर्स, रेलवे कोचेस और वैगन्स, मेट्रो या मोनोरेल के डिब्बे, शिप बिल्डिंग आदि महत्वपूर्ण हिस्से हैं। Fabrication sector plays a very important role in not only power, other infrastructure like bridges, even road laying, and making buildings, sheds, factories, etc. ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री का विकास होने के कारण पश्चिमी देशों से यहाँ आयात होता बिजनेस है। सस्ता लेबर और उच्च कोटि का काम हमारी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री की खासियत बन गई है। Fabrication sector actually basically caters to welder, sheet metal and your bamboo technology. And अभी हमने एक सर्वे किया है तो उसमें ये देखा गया कि there is annual growth of 5%. इसका मतलब है कि 25 से 30 हज़ार का annual requirement है इस सेक्टर में। ITI graduates, they have to be given the new technologies which are being used in the industry a lot. Having this in mind, the Ministry of Labour, they have embarked on renewing the syllabus and recasting the syllabus, which will be much more relevant to the industry standards today. ऑटो प्रोडक्शन, होम कंस्ट्रक्शन तथा रेनोवेशन, कमर्शियल एयरलाइन ट्रैवल, ऑयल एंड गैस, स्टील, डिफेंस आदि क्षेत्र में फैब्रिकेशन इंडस्ट्री की वजह से कई नए रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे इसमें डिमांड बढ़ी और रिसर्च बढ़ते गए तो वेल्डिंग के अंदर कई तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। उन डिफेक्ट्स को रिमूव करके एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस अपनाई है। मिग है, टिग है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग है, देन रोबोट वेल्डिंग है, इस तरह के बड़े एडवांसमेंट्स इस फील्ड में है। फैब्रिकेशन के क्षेत्र में L&T, भेल, BEML, नैश, टाटा स्टील आदि प्रमुख कंपनियां काम कर रही हैं, तो लार्सन एंड टूब्रो, DLF, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसी कई बड़ी कंपनियों का इस क्षेत्र में उदय हुआ है। फैब्रिकेशन हो या कंस्ट्रक्शन, यहाँ के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने नए ट्रेड्स और कोर्सेज को अपने ITI के द्वारा चला रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ITI में ऐसे कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिससे कि इस सेक्टर की डिमांड को पूरा किया जाए और इसमें हम इंडस्ट्री की भी हेल्प ले रहे हैं। जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनको किस किस स्किल्स की ज़रूरत है उसको देखते हुए भी हम कुछ नए कोर्स जो है वो निर्माण करें। आज NCBT द्वारा प्रमाणित कई फैब्रिकेशन सेक्टर से जुड़े ट्रेड्स ITI और ATI में चलाए जा रहे हैं। ये कोर्सेज CTS और MES के तहत फैब्रिकेशन सेक्टर के लिए तैयार कर रहे हैं स्किल्ड लेबर, जिनमें प्रमुख है वेल्डर, शीट मेटल वर्कर तथा बैम्बू वर्क से जुड़े ट्रेड्स। ITI में 17 लाख सीटिंग कैपेसिटी है। ये 17 लाख में से मोर देन 1 लाख इज कैटर्ड बाय दिस फैब्रिकेशन सेक्टर।
वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी बड़ा सेक्टर है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और रियल एस्टेट का भी समावेश होता है। इसीलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने DGENT के तहत शुरू किए हैं हर सेक्टर के लिए कई ट्रेड्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो अभी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उनमें मैसन है, प्लम्बर है, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन है, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप है, इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन है, काफी और भी कोर्सेज हम चला रहे हैं। प्रिंसी, आज जिस ऐशो आराम की जिंदगी हम जी रहे हैं, उनके पीछे लाखों लोगों की मेहनत है। और अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए तो अनगिनत लोगों ने, स्पेशली ITI पास आउट स्टूडेंट्स ने बड़ा योगदान दिया है। ऐसे ही एक ITI पास आउट की कहानी लेकर आए हैं हम, जो कि सच में है बड़ा हुनरबाज। कालिदास तरफदार, जिन्होंने सन 2000 में फ्रिज और एयर कंडीशनिंग रिपेयर और सर्विसिंग का वर्कशॉप अपने पत्नी के साथ मिलकर शुरू किया था। उस वक्त उनके पास था उनका आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और ITI की डिग्री और कुछ कर दिखाने का जज्बा। जब मैं एडमिशन लिया था CTI में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन के लिए, तो मेरा मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब था। तो सुबह मैं ट्यूशन पढ़ाता था, फिर कॉलेज 9 से 5 बजे तक, फिर ट्यूशन, फिर रात को वापस आके अपना स्टडी, फिर सुबह ट्यूशन, ऐसा ही चलता था। ITI ने जहां उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए स्किल दिया, वहीं ITI में उनकी मुलाकात उनकी जीवन संगिनी से भी हुई। मुझे भरोसा बिल्कुल था, बिकॉज ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑलवेज वो ट्राई करता था कि जो भी मैं करूंगी पूरा उसमें कॉन्फिडेंस बहुत था। भले ही आज कालिदास अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और आज इनका वर्कशॉप गोदरेज के साथ मिलकर ऑथराइज्ड सर्विसिंग सेंटर बन गया है, पर ITI में जाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। जब मैंने अपना जनरल एजुकेशन मैंने खत्म किया, तो मेरा और 2-4 फ्रेंड जो दूसरा ट्रेड में मतलब था, जैसा कोई CTI ITI ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो लोगों को लगता था कि नहीं ऐसे ही एजुकेशन कंप्लीट करके कुछ कर सकता है, ITI ट्रेनिंग करने के बाद बहुत कुछ करना मुश्किल है, ऐसा तो कॉन्सेप्ट था ही, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये सही है। जहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जज्बा ITI की वजह से दोनों पति पत्नी में जाग गया था, वहीं खुद का बिजनेस चलाने के लिए वो जी जान से जुट गए थे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हम दोनों ने ट्यूशन बंद नहीं किया। ट्यूशन से पैसा ला के अपना वर्कशॉप में हम लोग इन्वेस्ट करते थे। वो एक टाइम मेरा हेल्पर था एंड मैं टेक्नीशियन था। पर जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और काम बढ़ने लगा। आज अपने घर परिवार में पपिया खुश हैं और वो चाहती हैं कि उनका बेटा भी ITI में पढ़े और अपनी जिंदगी संवारे। मैं तो इंसिस्ट करूंगी उसको ITI करना है। ITI ने केवल तरफदार पति पत्नी का ही नहीं, कई लोगों का जीवन संवारा है, कई नई जिंदगियों को उम्मीद की एक किरण दिखाई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ITI के इस जिंदगी को रोशन करने के जज्बे को हमारा सलाम। तो आज हम जिस सिटी में हैं उसे प्यार से कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। एग्जैक्टली, बहुत सही गेस किया आपने। जी हाँ, मैं कोलकाता दास नगर के ATI यानी कि एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट DGET के हिदायतों के अनुसार यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की स्कीम्स में ट्रेनिंग दी जाती है। पहली स्कीम है क्राफ्ट स्टार्टर ट्रेनिंग स्कीम और उसके बाद है एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। थर्ड स्कीम है VTIP जो कि स्पेशली वर्ल्ड बैंक के अंडर में तैयार की गई है। जो भी ट्रेनीज यहाँ से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर बाहर निकलते हैं, ये ITI में पढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं और इन्हें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए इसका पूरा ज्ञान अच्छी तरह है। और आज यहाँ कोलकाता ATI में होने वाली है ITI पास आउट हुनरबाजों के बीच हुनर की बाजी। अब परीक्षा उनकी लेने वाले हैं जो खुद दूसरों की परीक्षा लेते हैं। समझ में आया कुछ? नहीं? तो चलिए इस कंपटीशन की शुरुआत करते हैं, पर शुरुआत करने से पहले रूबरू होते हैं हमारी तीनों टीम से। आज के इस कंपटीशन में 3 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। टीम विद्यासागर जिसमें है प्रदीप, मृदुला और रतीन्द्र। टीम विवेकानंद जिसमें है विजय कुमार, गौरव और मिंटू। और टीम रवींद्रनाथ जिसमें है बरकत अली, जयदेव और प्रियंका। भाई हमारी तीनों टीम्स तो तैयार हैं, तो चलिए इस कंपटीशन को मेंटर करने के लिए बुलाते हैं मिस्टर दिलीप कुमार चट्टोपाध्याय को। भाई तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाए। हेलो सर, वेलकम टू शो हुनरबाज।
सर तो इस कंपटीशन का नाम क्या रखा है हमने? विंडो एयर कंडीशनर सर्विसिंग कंपटीशन। अच्छा, किन किन पैरामीटर्स पे सर इनका ये जो पूरा कंपटीशन है उसे जज किया जाएगा? द मैनिपुलेशन ऑफ टूल्स जी, व्हिच सेफ्टी हियर दे हैव टेकन। Okay. Yeah, basically we are dealing with the lifelines, electrical, and also high pressure gas. जी. That high pressure gas is very dangerous for like nitrogen. 1.5 घंटे के इस कंपटीशन के 3 हिस्से हैं। एसी में गैस लीक को चेक करना तथा ठीक करना। दूसरे हिस्से में अलग अलग इलेक्ट्रिक के पार्ट्स को टेस्ट करना, जैसे कि कैपेसिटर, ओवरलोड प्रोटेक्टर टेस्ट, वोल्टेज टेस्ट तथा स्विच टेस्ट। और तीसरे हिस्से में एसी की वायरिंग चेक करके उसे शुरू करना होगा। तुम्हारी ऑडियंस तैयार है भाई, है कि नहीं? ओके, हमारे कॉम्पिटिटर्स तैयार है कि नहीं? ओके, मेंटर सर आप तैयार हैं? भाई हमारी ऑडियंस जो वहां बैठी है वो तो कब से तैयार है और हम भी तैयार हैं, तो क्यों ना इस कंपटीशन की शुरुआत की जाए, आगाज किया जाए। सर इस कंपटीशन की शुरुआत की जाए, यानी कि ये कंपटीशन शुरू होता है अब, इसे बांग्ला में कैसे कहेंगे? এখন কম্পিটিশন শুরু হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনার সার্ভিসিং। এখন কম্পিটিशन शुरू होচ্ছে और आपका टाइम शुरू होता है अब। और ये हो गया हमारा कंपटीशन शुरू। सभी टीम्स अपने अपने काम में जुट गई हैं। सबसे पहले सभी टीम्स बना रही हैं सर्किट डायग्राम। ये श्रम मंत्रालय के ATI का सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ही है जो यहाँ के छात्रों को वेल इक्विप्ड करता है भविष्य के लिए। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद अब सारी टीम्स ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। रविंद्रनाथ टीम अपने मल्टीमीटर पर सबसे पहले वोल्टेज चेक कर रही है, तो विद्यासागर टीम और विवेकानंद टीम करंट चेक कर रही है। यहाँ पे एक ये मोटर जैसा रखा हुआ है, हाँ। तो इसके बारे में बताएंगे? इसका एक्चुअली ये वैक्यूम यूनिट, वैक्यूम यूनिट इज रिक्वायर्ड फॉर वैक्यूमाइजिंग। अच्छा, वैक्यूम करने का जरूरी है, साथ साथ उसको गैस चार्जिंग करने का टाइम सब कुछ पता चलेगा। ओके, उसका प्रेशर सब कुछ पता चलेगा। ओके, ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं सर? ये शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस, या इट इज अ कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर है ना, उसका कैसा स्ट्रेंथ देख रहा है। ओके, जब जैसा वायलेंटली स्पार्क करेगा तो पता चलेगा वो ठीक है। रविंद्रनाथ टीम स्पार्किंग मेथड से कैपेसिटर टेस्ट कर रही है। टीम ने कैपेसिटर को बल्ब से जोड़ दिया है। जैसे ही बल्ब जलेगा इसका मतलब है इनका कैपेसिटर ठीक से काम कर रहा है। अरे वाह, आपका तो बल्ब जल गया और आपने एक हर्डल सक्सेसफुली पार कर लिया। कहाँ तक पहुँचे आप? सर चेकिंग फॉर रनिंग कैपेसिटर। चेकिंग फॉर रनिंग कैपेसिटर मतलब वही स्पार्क करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? उसको वायरिंग कर देंगे। उसका वायरिंग करेंगे उसके बाद? वायरिंग के बाद सर उसको चेक करेंगे, फिर स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, ओके भाई बहुत जल्दी कह रहे हैं ये तो, क्योंकि हमारे हिसाब से अभी 10 मिनट हुए हैं और बाकी अगर 30 मिनट भी लगा लें तो 40 मिनट में आप पूरा टास्क कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है ये टीम और कह रहे हैं कि 40 मिनट में निपटा देंगे अपना टास्क। टीम विवेकानंद, आपका दावा तो बहुत बड़ा है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले न डूबे। टीम विद्यासागर कहाँ तक पहुँचे हो? ना सर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चेक कर रहे हैं। ओके, वोल्टेज टाइप रील है। ओके सर, हमने बाकी 2 टीम्स को भी देखा और अब हम इस टीम को भी देख रहे हैं। आपके हिसाब से ये कौन से स्टेप पे हैं? फाइनल स्टेज में जा रहा है वो। फाइनल स्टेज की ओर जा रहे हैं? या क्यों, वो अलग चेंज कर लिया उसका तरीका। वो क्या है, वो है डिफरेंट प्रोसेस, एक डिफरेंट प्रोसेस में अप्लाई किया है। ओके, वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी इन लोगों की डिफरेंट है, लेकिन वो और एक स्टेप बाकी है, लेकिन वो ऐसा करता है उसका टाइम कम लगेगा। ओके भाई, बाकी 2 टीम सुन रहे हैं आप, तो अब आप भी उतना तेज काम करिए। स्ट्रैटेजी अगर चेंज करनी पड़े तो चेंज कर दीजिए, या जो भी करना पड़े, क्योंकि कंपटीशन तो जीतना है। क्या बात है विद्यासागर, आपने तो भाई कमाल कर दिया। सबसे पेचीदा टास्क सबसे पहले। अब देखते हैं आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या रंग लाती है। एक घंटा जो है निकल चुका है। देखते हैं टीम्स कहां तक पहुंची है। आप कहां तक पहुंचे? सर हम लोग फाइनल टचअप दे रहे हैं। ओके, मतलब कितनी मिनट में खत्म हो जाएगा आपका टास्क? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट लगेंगे। ओके, ये जो यहाँ पे बड़ी सी एक सिलेंडर जैसा नजर आ रहा है, ये सर कंप्रेसर। ओके, ये कंप्रेसर है। और अच्छा ये बताइए, यहाँ पे एक ये यूनिट जैसी छोटी सी चीज में देख रहा हूँ, ये है क्या है? ये सर्विस वाल्व है। सर्विस वाल्व है, वो सर्विस वाल्व करते हैं। ओके, और ये क्या काम करता है? एक गैस चार्जिंग और वैक्यूम होता है इसमें। ओके,
आइए चलिए नेक्स्ट हमारी टीम की ओर चलते हैं और जानते हैं वो सब क्या कर रहे हैं। जहां लग रहा था कि विद्यासागर टीम बाकी दो टीम्स को मात देकर आगे बढ़ जाएगी, वहीं अब बाजी पलटती नजर आ रही है और रविंद्रनाथ और विवेकानंद टीम्स भी कड़ी टक्कर देते हुए आगे बढ़ रही हैं। रविंद्रनाथ टीम ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का चेक खत्म कर दिया है, वहीं विवेकानंद टीम गैस लीकेज टेस्ट कर रही है। ये आप क्या कर रहे हैं वैसे? लीक टेस्ट कर रहे थे। लीक टेस्ट कर रहे हैं, गैस कहीं से लीक तो नहीं है? और ये कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है, केमिकल होता है? सोप है सर, बबल सोप। अच्छा, उनसे बनाया जाता है। ओके। क्या होता है अगर लीक टेस्ट जहाँ पे रहेगा तो थोड़ा बबल्स आ जाएगा। और क्या क्या स्टेप्स बचे हुए हैं आपके? कितना टाइम लगेगा आपको? परफॉर्मेंस टेस्ट करना है बस। क्या बात है विवेकानंद टीम, लगता है आप तो कंपटीशन के आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं। भाई आपने जो दावा किया था वो लगता है सच होने वाला है। सर आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगा। आप थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज है, तो आपको प्रेरणा कैसे मिली इस ATI में आने की, ITI करने की, ATI करने की? काम किया और पढ़ते भी रहे साथ साथ, और उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई करके ITI में आया। तो क्या ITI करने के लिए भी आप खुद ही अपनी फीस उठाते थे? हाँ, मेहनत से उठाई। मतलब बचपन से आप खुद की कमाई पे जिए हैं? सच में कहें तो यहाँ पे आपका इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट होना, ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप एक बार हाथ मिलाएं हमसे, तो हम बहुत गर्व फील करते हैं आपसे हाथ मिलाने में। और ऐसे ही अपने काम में लगे रहिए, डटे रहिए। बहुत बहुत तालियां। मिंटू भले ही डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन जिंदगी को संवारने के लिए उनका जज्बा काबिल तारीफ है। और काबिल तारीफ है श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही ATI, जहां मिंटू जैसे लोग हुनर सीखकर अपनी जिंदगी को और रोशन कर रहे हैं। कहां तक पहुंचे हैं? लिस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद कौन से स्टेप्स करेंगे? इसके बाद सर गैस चार्ज हो चुका है, इसका लिस्ट टेस्टिंग करने के बाद सर हम लोग इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, इसको रन करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है बाकी दो टीम्स आपसे आगे चल रही है। हम किसी से पीछे भी नहीं है, हमारा भी काम पूरा हो चुका है। अच्छा, बस ये करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस रन चेक करेंगे बस। ओके, तो ये प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम जाएगा आपको? 10-15 मिनट जाएंगे। अब बचे हैं टास्क के आखिरी 10 मिनट्स और सारी टीम्स ने अब अपना काम पूरा कर लिया है। और अब होगा सबसे महत्वपूर्ण काम, वायरिंग चेक करके AC शुरू करने का। देखते हैं किसका AC शुरू होता है और किसका AC करता है टीम के हौसलों को ठंडा। और ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। हालांकि हमारे टाइम्स अप बोलने से पहले ही तीनों टीम्स ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ टाइम से पहले कंप्लीट कर लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी तरीके से प्रिसीजन के साथ अपना टास्क कंप्लीट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं के आधार पर उनको मार्क्स भी दिए जाएंगे। और किनके कितने नेगेटिव और किनके कितने पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं ये तो हम जानेंगे हमारे जज को यहाँ पे बुलाने के बाद। तो चलिए बुलाते हैं हमारे जज मिस्टर SN मन्ना जी को। भाई तालियों के साथ उनका स्वागत। सर वेलकम टू अवर शो हुनरबाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अब मैं ये तीनों टीम्स को हमारे जज और हमारे मेंटर के हाथों में देता हूं और ये जज करेंगे और फिर फाइनल डिसीजन हम आउट करेंगे कि कौन बनता है इस कंपटीशन का विनर। ओवर टू यू सर। इस कंपटीशन का फाइनल जजमेंट तो आ चुका है, बट इससे पहले कि हम जाने कि कौन सी टीम बनती है विनर, आइए मेंटर से कुछ बात करते हैं। सर कैसा लगा ये पूरा कंपटीशन और यहाँ का प्रोसेस? वेरी गुड प्रोसेस। बहुत मजा आया? बहुत मजा आया। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और अब हम बात करते हैं हमारे जज से और जानते हैं कि किन किन पैरामीटर्स पर इनको एनालाइज किया गया है
और उसके आधार पर कौन सी टीम के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं? अच्छा, ये लोग जो सर्विसिंग के लिए जो पैरामीटर्स है, जैसा लूज कंटैक्ट है, कुछ जगह में सेफ्टी के तौर पर जो इंसुलेशन टेप लगाना चाहिए था वो ठीक तरीके से नहीं लगाया, और कुछ सामान जो है, जो वाल्व्स वगैरह थोड़ा लूज है। ये भी गैस निकलने का चांसेस रह सकता, उसके जरिए से हम जज किए। इससे पहले कि हम रनर अप अनाउंस करें, हम बुलाना चाहेंगे दासनगर HEI के डायरेक्टर NK चैटर्जी जी को। भाई तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हेलो सर, वेलकम टू अवर शो हुनरबाज। तो अब मैं हमारे जज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस टीम का नाम अनाउंस करें जो कि इस कंपटीशन का रनर अप बनती है। हम नतीजे में पहुंचा है कि ये विवेकानंद रनर है। और अब बारी है उस नाम को डिक्लेयर करने की जिसको सुनने की हम सबको इंतजारी है। हम जज सर से विनती करते हैं कि प्लीज वो नाम अनाउंस कर दीजिए। ये विद्यासागर विनर है। आजा हुनर दिखा दे आज, हुनरबाज, हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। सनी, हाँ? तुम कभी बांद्रा वर्ली सीलिंग गए हो? हाँ बिल्कुल गया हूँ। इनफैक्ट सीलिंग की वजह से मुंबई की काफी ट्रैफिक की समस्या हल हो चुकी है। यही नहीं, टाइम की बचत हो जाती है, सो अलग। बट डू यू नो कि बांद्रा वर्ली सीलिंग एक आर्किटेक्चरल अचीवमेंट भी है? अच्छा, वो कैसे? चलो तुम्हें बताती हूँ। हुनर की बात में जहाँ हम मिलेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के MD और चेयरमैन अजीत गुलाबचंद जी से। अजीत जी, आपकी कंपनी HCC का टर्नओवर 10,000 करोड़ के आसपास में है। आपने हिंदुस्तान के 25% हाइड्रो पावर जनरेशन की कैपेसिटी बनाई है और nearly 50% ऑफ द न्यूक्लियर कैपेसिटी भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसका। साथ में 3-4 हज़ार किलोमीटर एक्सप्रेसवेज और हाईवेज रोड्स भी आपने बनाए। हम इंडिया लार्जेस्ट टनलिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने हिमालय में सबसे ज़्यादा टनल्स बनाए हैं। उसमें हम पूरे दुनिया में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो ये किस तरह का काम वहाँ पे होता है? उधर रॉक सॉफ्ट होता है जी, तो उसको काम करना मुश्किल भी, और उसके बाद थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ से बहुत ध्यान देना पड़ता। अभी वो जो वहाँ पे उधमपुर तक जो ट्रेन जो जा रही है, उसका टनल, काफ़ी टनल हमने ही बनाया। आप नहीं बनाए? हाँ, कि आपने बोर घाट का टनल बनाया है। और ये कभी की बात, ये इसकी खास बात है कि ये पहला टनल है हिंदुस्तान में जो एक भारतीय कंपनी ने बनाया था। नए अगर हम उस तरफ देखें कि बांद्रा वर्ली का सीलिंग है, टाटा हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है भूटान में, मुंबई पुणे का आपका एक्सप्रेसवे है, तो फिर इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो लोगों को आपको इस्तेमाल करना होता है, ये बड़ा एक चुनौती या एक पैराडॉक्स नहीं है कि कई लोग जो इसको बना रहे हैं इनके कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। जो हम हाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बनाते हैं जी, उसमें काफ़ी मशीनें लगती है जी, और इसके लिए जो हुनर चाहिए वो उनको सिखाए बगैर, क्योंकि डंपर्स होते हैं, क्रेन्स होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जैसे टनल बोरिंग मशीन्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी चलाने के लिए इनको ट्रेन करे बगैर तो आ ही नहीं सकता। अगर टनल बोरिंग मशीन चलाना है, कोई अच्छा टनल ड्रिल चलाना है, कोई क्रेन करना है, उसके लिए तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बैचिंग प्लांट चलाता है वो करीबन हाई लेवल का टेक्नीशियन होता है। हमारे हिंदुस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लोगों को काम मिलता है, क्योंकि छोटी छोटी एक्सकेवेशन काफ़ी काम है, उसमें वो सीखते नहीं हैं, फिर जॉब पे सीख लेते हैं। ये संकल्प जब शुरू किया कि भाई कंस्ट्रक्शन स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इतने सारे लोगों को ये हुनर देना और उनको उसमें कुशल करना, ये एक बड़ी चीज़, नेशनल प्रायोरिटी है। इसका स्केल भी बड़ा है।
इसी संकल्प को पूरा करने की कोशिश कर रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय देश भर में फैले अपने ITIs के द्वारा, जहां वो कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन से संबंधित कोर्सेज कराकर स्किल्ड हुनरबाज तैयार कर रहा है। स्किल्स ट्रेनिंग में एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। जैसे हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम क्या हमारा ज्ञान उसको टेस्ट करते हैं। जी हाँ, दिमाग। यहाँ काबिलियत टेस्ट होती है, हाँ, कि ये काम कितना कर सकता है। अगर ये मेसन है तो ये दीवार 8 घंटे में कितनी बड़ी दीवार बना सकता है, उसका उसे सर्टिफिकेशन मिलता है। सो ये जो काबिलियत टेस्टिंग है, इसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हाँ। फिर असेसर चाहिए कि वो काबिलियत इन्होंने पाली है कि नहीं। जी। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो सर्टिफिकेशन देनी है और अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन करना है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी अभी धीरे धीरे आएंगे, तो कोई उपाय है? इतने सारे गरीब लोग इसमें आते हैं कि वो काम छोड़कर ट्रेनिंग में जाने के लिए उनकी ताकत नहीं होती। जी। तो ये ज़रूरी है कि हमें कोई मॉड्यूल्स बनाकर हर एक साइट में जहाँ काम चल रहा है, वहाँ शाम को और थोड़ा वक्त निकाल के उधर ही ट्रेनिंग उनको दे। आप चेयरमैन मेंटर काउंसिल के हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनके क्या प्रयास हैं? हम जब कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगे काफ़ी ट्रेड्स हैं, कोई मेसन होता है, कोई कारपेंटर होता है, कोई फिटर होता है, कोई प्लम्बर होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, हर एक तरह के लोग होते हैं। तो इनको हम ट्रेनिंग दें। इसके लिए जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमको पहले बनाने पड़ेंगे। अच्छा। और हम लोगों ने 125 ट्रेड के लिए ये ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम शुरू किया है। अच्छा। ये इसके बाद हम ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं उसके साथ। अच्छा। तो ये ट्रेनर्स हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जो कंपनियां अपने साइट पे लगाना चाहती हैं उनको देंगे, और फिर उनका ट्रेनिंग के बाद अलग असेसर्स होंगे जाके वो असेस करेंगे कि इनको ये काबिलियत प्राप्त हुई है कि नहीं, और उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा। इस तरह के विभिन्न ट्रेनर्स और सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में जानकारी पाने के लिए आप DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को 08023374248 पर मिस्ड कॉल दें। आपका ये आइकॉनिक हमारे देश में सीलिंग की एक तस्वीर जो बन चुकी है, बड़ा खूबसूरत काम है। तो इसमें आपने जो स्किल लेबर की समस्या थी, आप इसको देखते हुए ये आप बता सकते हैं कि ये रोड का काम किसने किया, ये ब्रिज का काम किसने किया, मतलब किस तरह के स्किल्स का काम लगा इसमें? इतने बड़े साइज का जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, ये जो बनाने के लिए जो एक्सपीरियंस भी चाहिए और एक जो टेक्नोलॉजी है वो मशीन के बगैर नहीं हो सकती। इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े मशीन लगाए और वो मशीन ऑपरेटर्स को वो ट्रेन किया गया। हमने ट्रेन किया कई लोगों को, कई जिन्होंने मशीन दिए उन्होंने ट्रेन करके भेजे। जैसे ये केबल स्टेड ब्रिज है, अब ये केबल्स लगाने का भी एक तरीका है, उनकी स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं दुनिया में और वो आके लगाते हैं। तो ये उनसे किया गया है। ये वेरी हाई लेवल, हाई टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए उसकी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस अभी तक हमारे देश में उस हिसाब से नहीं है, और उसको करनी चाहिए, मगर वो आसानी से हो जाए। और कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन के हुनरबाजों को हुनरमंद बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके जरूरत के हिसाब से कोर्सेज डिजाइन किए हैं और हर ITI में इंडस्ट्री डिमांड के मुताबिक बड़ी बड़ी मशीनरी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देश की एक नींव का काम आप कर रहे हैं, आप नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, और आज आपने अपने शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाला, हमसे बात भी की, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपको भी शुक्रिया, हमें आपके प्रोग्राम में बुलाया। जी शुक्रिया। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहां है। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। भारत स्थित बेली ब्रिज समुद्री सतह से 5,602 मीटर यानी 18,379 फीट पर लद्दाख घाटी में द्रास तथा सुरु नदी पर इस पुल का निर्माण भारतीय सेना ने 1982 में किया था, पर आज तक दुनिया में इस पुल से ऊंचा पुल नहीं बन पाया है। कई सही जवाबों में से चुनी गई विनर हैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से उपासना, जो हमें लिखती हैं। आपका ये प्रोग्राम हर इंसान को अपना हुनर दिखाने की प्रेरणा देता है और अपनी सफलता को हासिल करने का मौका देता है।
वहीं हैदराबाद से नीलम लिखती हैं, इस प्रोग्राम की वजह से बहुत से लोगों को उनकी पसंद की जॉब मिलने में मदद मिली है। इसके लिए हुनरबाज टीम का शुक्रिया। सिद्धार्थ जी, हम सब जानते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में है। That's right. जैसे कि आपके प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस इत्यादि। तो मुझे रह के ये ख्याल आता है कि इनके हक के लिए कौन इनका साथ देता होगा? मेरा मतलब कोई ऐसी सरकार योजना जो जरूरत के समय इनकी मदद कर सके। बात तो बिल्कुल पते की कही आपने, पर क्या मैंने आपको बताया था कि हाल ही में मैं श्रम मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में गया था, जहां दिल्ली में, जहां प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे स्कीम्स का ऐलान किया जो हमारी वर्कफोर्स के हित के लिए बहुत काम करेगी। अरे वाह! पर भारत में तो सब जानते हैं, हर सरकारी समस्या के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, कई दिन इंतजार, फिर जाके कहीं समाधान मिलता है। नहीं जी नहीं, अब हालात बदल चुके हैं, अब जमाना इंटरनेट का आ गया है और हमारी सरकार भी लेबर फोर्स के काम के हर पहलू में उसका फायदा उठा रही है। वो कैसे? देखिए, यही तो हमारे आज का सवाल है। श्रमजीवियों यानी श्रम योगियों के हित के लिए प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक पोर्टल का ऐलान किया है और उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं। आज का सवाल है, हाल ही में श्रमजीवियों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने किस पोर्टल का ऐलान किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्रम सुविधा पोर्टल, ऑप्शन बी नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल ई गवर्नमेंट पोर्टल्स। और रेणुका जी, एक और लाभदायक स्कीम है और उसका नाम है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये आपका जवाब नहीं है, ये एक दूसरी स्कीम का मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है क्या सिद्धार्थ जी? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद से अब हर श्रमजीवी, चाहे इंडिपेंडेंट हो या किसी संस्था का हिस्सा हो, बहुत ही आसानी से इंटरनेट पे अपना प्रोविडेंट फंड ट्रैक कर सकता है। अरे वाह सिद्धार्थ जी, मतलब ये है कि अब हमारे श्रमिकों को भी सरकार की तरफ से बढ़ चढ़कर सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 30 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही किसी एक लकी विनर को मिलेगी DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से किताब। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि प्रसाद। स्किल समाचार में आपका स्वागत है। ITIs ने अपने हर ग्रेजुएट की जिंदगी एक बड़े मायने में बदली है, फिर चाहे वो उनकी आर्थिक दिशा हो या फिर मानसिक मनोबल। पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की कोशिशें सिर्फ ITIs तक सीमित नहीं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेंटर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक नेशनल स्कीम लॉन्च की है। भारत में कृषि और निर्माण के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं। देश में कुल मिला के 10% से भी ज्यादा जॉब्स इसी इंडस्ट्री में हैं। पर हालात कुछ ऐसे हैं कि लगभग 90% वर्कफोर्स यहाँ बिना किसी कौशल के है, जिससे प्रोडक्टिविटी लेवल काफी कम है। और इसे मद्देनजर रखते हुए MOLE ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्कीम निकाली है, जिसके तहत श्रमजीवियों को स्किल्स प्रदान किए जाएंगे और उस दौरान उन्हें उनका वेतन भी दिया जाएगा, और ये सब NCVT सर्टिफिकेशन के साथ। विशिष्ट उद्योगों के लिए DGET ने खास स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज बनाए हैं, जिनका नाम दिया गया है डिमांड रिस्पॉन्सिव वोकेशनल ट्रेनिंग। और इसको नजर में रखते हुए श्रम मंत्रालय ने एक और पहल की है। हाल ही में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए MOLE ने फ्लिपकार्ट से हाथ मिलाया। MOLE की कोशिश है कि विभिन्न संस्थानों से एसोसिएट होकर वे उनके उद्योग से जुड़े खास कोर्सेज संचालित करेंगे, जिससे उन्हीं की कंपनीज में उन कोर्सेज की समाप्ति के बाद ITI ग्रेजुएट्स को हायर कर सके। इसका मतलब ये कि उद्योग जगत में जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, और इसके लिए ITIs में हर आधुनिक शैली की फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। फ्लिपकार्ट के अलावा रेमंड, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड और कैडिला फार्मा जैसी कंपनीज ने MOLE के साथ MOU साइन किए हैं। DGET की तरफ से उठाए गए इन अनमोल कदमों की वजह से आज भारत की युवा पीढ़ी ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, आज अपने अपने क्षेत्रों में कमाल दिखा रहे हैं। आपको किस सेक्टर में रुचि है या कोर्सेज कौन से हैं?
अधिक जानकारी पाने के लिए DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दें 080-233-74248 या आप वेबसाइट www.dget.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप iti.dget@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस हफ्ते के स्किल समाचार के साथ आज का हमारा एपिसोड रैप करने का समय आ गया है। ईंट, सीमेंट, लोहा, पत्थर, आसमान में ऊंचा उठता हुआ स्टील का वो ढांचा। सनी, मैं समझ सकती हूँ कि आज के हमारे एपिसोड का तुम पर काफी प्रभाव पड़ा है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे होते हैं कुशल वेल्डर्स के हाथ। पर प्रिंसी, क्या कभी तुमने सोचा था कि हमारी घर की खिड़की से दिखता हुआ कंस्ट्रक्शन वर्क इतना एक्साइटिंग हो सकता है? आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स को तो हम सब जानते थे, लेकिन ये एक अलग ही दुनिया है। सनी, कितने हुनरबाज होते हैं ये लोग जो परफेक्ट ब्रिक लेइंग या फिर प्रिसाइज बार बेंडिंग का काम करते हैं, या फिर सटीक तरीके से वेल्डिंग कराना, और वो भी अलग अलग तरीके के वेल्डिंग का इस्तेमाल करके। भाई सच में कमाल के हुनरबाज हैं। बिल्कुल, और इन हुनरबाजों को हमारा सलाम। तो लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई नया हुनर सीखते जरूर रहिए। जिम जाने वाले लोग कितने ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, या खाने का ट्रैवलिंग से गहरा नाता क्यों है? क्या करते हैं गाइड जब वे आपके साथ किसी किले पर होते हैं? कौन से हुनर की जरूरत होती है जब आपको एक ब्यूटिशियन बनना होता है? जानेंगे हुनर की बात में वैशाली शाह से। जहाँ पे मैं एजुकेशन भी देख सकती हूँ और ब्यूटी एजुकेशन करूँगी तो मैं बहुत सारे लोगों को टच कर पाऊँगी, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज ओपन कर पाऊँगी। इंडस्ट्री कभी भी डाई नहीं होगी जब तक हमारा मिरर जीवित है। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी। श्रम मंत्रालय की तरफ ओ यार, वेल्डर्स और बस प्रिंसी, सॉरी के हक के लिए कौन उनका साथ देता? और अगर काम के हर पहलू में उनका फायदा। आई एम सॉरी। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे उसी समय, ना पुराने वाले समय पर। हुनरबाज स्किल टू विन पावर्ड बाय DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC।